आई एम अभिषेक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8th का चैप्टर 5 जो कि है हमारा जुडिशरी सिस्टम, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है हम उसको इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर न्यायपालिका है क्या। इस चैप्टर में हम जो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सा टॉपिक होगा। तो पहला जो टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो होगा व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी की क्या भूमिका होती है किसी भी कंट्री में। हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे अपने कंट्री को बेस में रखते हुए। दूसरा जो हमें उसमें ये देखेंगे कि जो जुडिशरी है हमारी कंट्री में वो किस तरीके से इंडिपेंडेंट है या किस तरीके से वो बिना किसी के अंडर में रहते हुए क्या करती है, काम करती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्यों? क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए जो कोर्ट है, यानी कि जब हम बात करते हैं न्यायपालिका की, तो वो इंडिपेंडेंस रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो भी खासकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तीसरा जो हम पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट, यानी कि किस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है किस कोर्ट का, हमारी कंट्री में किस तरीके का स्ट्रक्चर है कोर्ट का, हम उसको इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। चौथा हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि जो कोर्ट्स के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, कोर्ट के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे कि हम बात करें लीगल सिस्टम और ब्रांच सिस्टम के बारे में, इन दोनों में हम क्या करेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे। उसके बाद हम PIL के बारे में समझेंगे। PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट, हम इसमें जो PIL है हमारा, हम उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा कि जो जुडिशरी है यानी कि न्यायपालिका है वो किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी यानी कि ये सारे टॉपिक क्या है हम फर्स्ट चैप्टर में, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का सॉरी 5th चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, हमारी कंट्री में जुडिशरी का जो मेन रोल है वो क्या क्या है। तो पहला रोल क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूट सॉल्व करना, दूसरा होता है जुडिशियल रिव्यू, और तीसरा है हमारा अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब ये है कि जुडिशरी जो है हमारा जो पार्लियामेंट यानी कि हमारा जो कोर्ट है वो क्या है, एक अलग अलग बात अगर कहें तो एक अपने वर्क, इसका जो काम है वो क्या रहता है, एक डिवाइडेड रहता है अलग अलग तरीके से। जैसे कि यहाँ पे पहला जो टॉपिक दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट रिसोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, और जो तीसरा है वो है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। यदि हम बात करें किसकी, डिस्ट्रीब्यूट रिसॉल्विंग की, तो कोर्ट का पहला काम ये है कि किसी भी सिटीजन में, या हम सिटीजन टू सिटीजन बात करें या स्टेट टू स्टेट बात करें या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जो भी इश्यूज होते हैं उसको क्या करना, सॉल्व करना, वो किसका काम होता है, तो कोर्ट का काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि बात करें, यानी कि हम बात करें अगर तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूट है, कर्नाटका ये दो स्टेट है जिसमें वाटर से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको सॉल्व करना किसका काम है, तो सुप्रीम कोर्ट का। तो कोर्ट का पहला काम यही होता है कि अगर किसी आदमी से कोई डिस्ट्रीब्यूट चल रहा हो या गवर्नमेंट से गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट चल रहा हो, जैसे कि हम बात करें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में यदि कोई डिस्ट्रीब्यूट हो, कोई मुद्दे पर बहस चल रही हो, या हम बात करें किसी स्टेट टू स्टेट, तो उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूट यानी जो भी इशू होता है उसका सॉल्व करना किसका काम होता है, तो एक कोर्ट का काम होता है। दूसरा टॉपिक है हमारा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जब भी अगर पार्लियामेंट के थ्रू कोई ऐसा लॉ बना दिया जाता है जिसके बाद क्या करते हैं, यदि किसी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा होता है, तो जो हमारा कोर्ट है उस लॉ यानी कि उस एक्ट को रिव्यू करने का क्या है उसके पास
पावर है। यानी कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून पास किया जा रहा है, उस कानून को रिव्यू करने का अधिकार किसके पास है? तो कोर्ट के पास है। तो ये हो जाता है हमारा जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कोर्ट के द्वारा ये निरीक्षण करना है कि जो कानून पास किया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा वो कहीं यानी कहीं वो एक पर्सन की फंडामेंटल राइट्स का तो हनन नहीं कर रहा। तो इस चीज़ का रिव्यू कहलाता है हमारा जुडिशियल रिव्यू। और कोर्ट का ये काम होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वॉलेंस ना होना। तो यहाँ पे आ जाता है, फिर ये होता है हमारा जुडिशियल रिव्यू। अब बात करते हैं अप होल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। यदि कोई हर एक सिटीजन्स के पास ये अधिकार रहता है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए वो कहाँ जा सकता है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या तो हाई कोर्ट में जा करके अपील कर सकता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, तो वायलेंस हो रहा है। तो फंडामेंटल को सिक्योर करना और फंडामेंटल को सेव करना भी किसका काम है? तो सुप्रीम यानी कि कोर्ट्स का काम है। तो ये वो 3 काम थे जो हम बात करते हैं। जो कोर्ट है वो उनका क्या है? एक मेजर वर्क माना जाता है और इम्पोर्टेंट रोल इनमें माना जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? किस तरीके से हमारा जो जुडिशरी है, यानी कि हमारा जो जब हम बात करते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंस जो जज यानी कि हमारा जो न्यायपालिका है वो किस तरीके से एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसको समझने से पहले यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन दी गई है, उसको समझ लेते हैं। हमारा जो ये जो यहाँ पे जो पिक्चर्स दिखाई गई है ये एक सुप्रीम कोर्ट की यानी कि हमारी कंट्री की सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर है, जो कि 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, जिस दिन हमारा संविधान पूरे कंट्री में लागू हुआ था। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट था ये प्रेसिडाइज द फंडामेंटल कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर ही ये लोकेटेड था। किसके अंदर? तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की, जो कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही इसे लोकेटेड था। और 1958 में सुप्रीम कोर्ट को क्या है, इस बिल्डिंग में शिफ्टेड कर दिया गया था, एक सेपरेट बिल्डिंग में। तो यहाँ पे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, या पार्लियामेंट में वो किस हाउस के अंदर उन सुप्रीम कोर्ट का एक चैम्बर हुआ करता था, या पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एक सेपरेट बिल्डिंग में कब मूव कर दिया गया था। तो यहाँ से एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन सकता है। अब जो हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से हमारा जो कोर्ट है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंस है। कहते हैं कि कहा जाता है कि हमारे कोर्ट में, हमारे देश में कि जो कोर्ट है वो क्या है, इंडिपेंडेंस रूप से काम करता है, यानी कि स्वतंत्र रूप से काम करता है। क्योंकि हमारे देश में जो कोर्ट है उसको लेजिस्लेटिव यानी कि लेजिस्लेटिव और जो हमारा एग्जीक्यूटिव है दोनों से क्या कर रखा है, इंडिपेंडेंस रखा है। यानी कि अगर हम अपनी कंट्री में कोर्ट की बात करें तो कोर्ट के ऊपर किसी का भी जो कोर्ट है वो ना तो लेजिस्लेचर के अंदर काम करता है और ना ही एग्जीक्यूटिव के अंदर में रह करके काम करता है। एक तो ये रीज़न है कि हमारे देश में कोर्ट को कहा जाता है कि हमारे देश में जो कोर्ट है, यानी कि जब हम बात करते हैं न्यायपालिका का, तो वो क्या है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जितने भी जो जुडिशरी यानी कि जितने भी जो हमारे न्यायपालिका है वो ना तो लेजिस्लेचर के अंदर में काम करते हैं ना ही एग्जीक्यूटिव की। और दूसरा है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हमारी कोर्ट पर नहीं रहता है। यानी कि जब हम बात करें गवर्नमेंट का तो कोर्ट नॉट अंडर यानी कि कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट यानी कि कोर्ट जो है किसी भी सरकार के अंदर में रह करके काम नहीं करता है। और जो कोर्ट है वो सरकार के जल्दी किसी भी एक्ट पर क्या कर सकता है, तो मतलब कोर्ट यानी कि सरकार के द्वारा जो भी एक्ट बनाए जाते हैं वो कोर्ट पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो क्या है, तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। और अगर हम बात करें तो जो भी जज होते हैं वो कभी भी गवर्नमेंट के या किसी भी पॉलिटिशियन के फेवर में वो रह करके अपना जजमेंट नहीं सुना सकते हैं। वो क्या करेंगे, जो भी जज होगा कोर्ट का वो एक निष्पक्ष रूप से होकर के क्या करेगा, अपना फैसला सुनाएगा, ना कि किसी भी पॉलिटिशियन के फेवर में। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो क्या है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब बात करते हैं जितने भी जो जजेस होते हैं, जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज, इनकी
इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा ही अपॉइंटमेंट किया जाता है, और इसमें बहुत ही कम इंटरफेयर्स हमें देखने को मिलता है। किसका? तो गवर्नमेंट का। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। और जब हम अपने देश के कोर्ट्स में जितने भी जो जजेज होते हैं, जब हम उसकी रिमूव की बात करते हैं यानी कि उसे हटाने की बात करते हैं, तो ये क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है उन्हें उनके न्यायाधीश के पद से यानी कि एक जज के पोस्ट से किसी भी कोर्ट के जज को हटाना। तो इस वजह से क्या है कि हमारे कंट्री में जितने भी जो कोर्ट्स हैं उनको क्या माना जाता है, एक इंडिपेंडेंस कोर्ट यानी कि एक इंडिपेंडेंस न्यायपालिका माना जाता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है कि हमारे देश में जो स्ट्रक्चर है यानी कि हमारे देश में जो कोर्ट्स हैं, जितने भी जो न्यायपालिका है, वो किस तरीके से उनका ढांचा तैयार किया गया है। अगर हम बात करें तो हमारे देश में टोटल 3 टाइप्स के क्या है कोर्ट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि हमें टोटल कितने टाइप्स के कोर्ट देखने को मिलते हैं? 3 टाइप्स के। तो सबसे पहले आता है एक सुप्रीम कोर्ट, जो कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं जिसे हम हिंदी में सुप्रीम कोर्ट का कहते हैं, जैसे कि हमारा जिसे हम हिंदी में कहते हैं उच्चतम न्यायालय। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। फिर आता है हमारा हाई कोर्ट, जो कि हर एक स्टेट में क्या है, हमें हाई कोर्ट देखने को मिलता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये 3 तरीके के कोर्ट्स क्या है हमें हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे पब्लिक को ये अधिकार मिलता है कि यदि वो अपने डिस्ट्रीब्यूट को रिजॉल्व करने के लिए यदि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वो किस में जाके, तो हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकता है। अगर यदि वही व्यक्ति हाई कोर्ट के भी फैसले से अगर संतुष्ट नहीं है, तो वो जो भारत का जो सबसे प्रमुख कोर्ट है जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, तो वहाँ पे जाकर के क्या कर सकता है, तो अपील कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी कंट्री में जो कोर्ट्स के जो स्ट्रक्चर बनाए गए वो क्या है, तो बॉटम से न्याय के लिए बॉटम से वो अपर लेवल तक के लिए क्या कर सकता है, तो अप्लाई कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि यदि एक एक्स पर्सन है, इस पे चोरी की ब्लेम लगाई गई, यानी कि कहा गया कि इस पे ये फाइल दर्ज है कि एक्स पर्सन ने क्या किया, तो चोरी किया, और इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाके पेश किया जाता है और कहता है कि इस पे चोरी का मुकदमा चल रहा है, और वहाँ पे ये एक्स पर्सन को चोर साबित कर दिया जाता है। तो जो एक्स पर्सन है अपनी जस्टिस को पाने के लिए वो क्या कर सकता है, तो जो हाई कोर्ट है उसमें भी जाकर के अपील कर सकता है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो फैसला सुनाया गया था वो इसके जस्टिस के लायक नहीं है, यानी कि वो अनजस्टिसेबल एक्स पर्सन के लिए है। यदि यानी कि जब हम बात करें उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में भी एक्स पर्सन को चोर ठहरा दिया जाता है, तो वो किस में अपील कर सकता है, तब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकता है कि वो चोर नहीं है, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट है इन्होंने फैसला इनके अगेंस्ट में सुनाया है। यदि सुप्रीम कोर्ट एक्स पर्सन को कहता है कि ये चोर नहीं है, इस पे जो भी चोरी की ब्लेम लगाया गया तो वो सब क्या है, तो एक झूठा है, तो इसे ही मेन जो फैसला है वो माना जाएगा, यानी कि जो सबसे प्रमुख फैसला फिर माना जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। यदि कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुना दिया गया है तो उस पर्सन के पास ये अधिकार नहीं रहता है कि फिर वो किसी भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के अपील कर सके। क्यों? क्योंकि हमारी देश में जो सबसे सर्वोच्च जो सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है वो माना जाता है एक सुप्रीम कोर्ट का। तो इसलिए ये अधिकार किसी भी कोर्ट के पास नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को खारिज कर सके, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो अपने निचले स्तर वाले जितने भी कोर्ट हैं उनके फैसले को क्या कर सकता है, तो खारिज कर सकता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें अपनी कंट्री में देखने को मिलता है। यदि हम सुप्रीम कोर्ट की लोकेशन की बात करें तो यह हमें दिल्ली में देखने को मिलता है, यानी कि न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। और हाई कोर्ट क्या है, हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका अपना एक हाई कोर्ट ना होकर के 2 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट होता है। जैसे कि हम बात करें चंडीगढ़, यानी कि हम बात करें जैसे चंडीगढ़ और जो हरियाणा है उसका एक ही हाई कोर्ट है, यानी कि पंजाब और जो हरियाणा है उसका एक ही हाई कोर्ट है।
तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो कुछ ऐसे स्टेट है जिसका खुद का अपना सेल्फ हाई कोर्ट नहीं है, तो 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट, मतलब एक हाई कोर्ट है हमारे देश में। अभी के टाइम पे अगर हम करेंटली बात करें तो अबव 25 स्टेट, मतलब अभी अगर हम 28 स्टेट्स की बात करें तो 28 स्टेट्स में मैक्सिमम 25 हाई कोर्ट्स आज के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। और जम्मू कश्मीर और जो हमारे जम्मू कश्मीर और जो नई दिल्ली है, ये 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनका खुद का अपना एक हाई कोर्ट है। तो ये सब एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन सकता है कि वो 2 यूनियन टेरिटरी के नाम बताओ जिसका खुद का एक हाई कोर्ट है, तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं हम किसका, बाकी जो हम जब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो इसमें क्या है, तो जो जजेस होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारे, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो हमारे सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट्स होते हैं वो किस लेवल पे होते हैं, तो ये हमारे होते हैं डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे। सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं ये दोनों होते हैं हमारी किसके, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो हमारे सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं वो होते हैं तहसील लेवल पे। यानी कि ये जो दोनों कोर्ट्स होते हैं हमें वो ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलते हैं, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट और हर एक मतलब तहसील लेवल पे ये कोर्ट्स हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं। और जो इनके जो जज होते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, जिसे हम क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, या हम इन्हें मजिस्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। और इनका जो डिसीजन है वो सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा क्या कर सकता है, बदला जा सकता है। और हमारे जैसे कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है वो कौन बदल सकता है, हाई कोर्ट बदल सकता है। और हाई कोर्ट का फैसला कौन बदल सकता है, सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना तो हाई कोर्ट बदल सकता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला ना वो हाई कोर्ट बदल सकता है, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल सकता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें कहाँ देखने को मिलता है, अपने कंट्री में ये कोर्ट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। और हमारे कंट्री में हर एक पर्सन को ये अधिकार दिया गया है कि वो जस्टिस पाने के लिए लोअर कोर्ट से वो अपर कोर्ट तक वो जा सकता है, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ये हर एक पर्सन को ये अधिकार दिया है कि वो न्याय पाने के लिए क्या कर सकता है, नीचे से ऊपर तक के कोर्ट पे वो अपील कर सकता है। बट लोगों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ऊपर से नीचे की ओर अपील कर सकते हैं। जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वाई पर्सन को चोर ठहराया, तो इसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा करके अपील करे कि वो चोर नहीं है, क्योंकि वो सबसे जो भारत के जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि जिसे हम उच्चतम न्यायालय, उसका फैसला है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है हमारा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जो डिफरेंस है ब्रांचेस लीगल सिस्टम के, हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि पहला है हमारा क्रिमिनल लॉ और दूसरा है हमारा सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, जितने भी जो क्राइम होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या होते हैं, मामले दर्ज किए जाते हैं। जैसे कि बात करें हम ह्यूमन के अगेंस्ट यदि वायलेंस होता है, मर्डर या डॉरी सिस्टम से रिलेटेड जो ह्यूमन पे वायलेंस होता है, हरासमेंट, इन सब से जो रिलेटेड जो केस चलते हैं वो कहाँ चलते हैं, तो वो क्रिमिनल लॉ में चलते हैं। और जब हम सिविल लॉ में बात करते हैं तो इसका जो मेन काम होता है, जो सिविल तौर पे जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि परचेस और जो भी वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है उससे रिलेटेड, यानी कि एक एक्स पर्सन ने एक पेन खरीदा और वाई पर्सन से, और जो एक्स पर्सन है उस पेन से सर्टिफाइड नहीं है, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, सिविल लॉ में जा सकता है। फिर जैसे कि हम बात करें डिवोर्स केस के बारे में, तो ये सब जो केसेस चलते हैं वो कहाँ चलते हैं, तो सिविल लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो हमारा क्रिमिनल लॉ होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराया जाता है, जबकि सिविल लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही क्रिमिनल लॉ में जब एफआईआर दर्ज करा ली जाती है तो उसके बाद क्या होता है, तो पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और जैसे ही इन्वेस्टिगेट पूरा होता है तो उसे उस केस को कहाँ है, तो कोर्ट में फील्ड यानी कि कोर्ट में दर्ज
कराया जाता है। और जैसे ही कोर्ट में उस केस को दर्ज कराने के बाद जब वो पर्सन गिल्टी पा लिया जाता है, यदि वो पर्सन गिल्टी पाया जाता है तो उसे जेल में जाकर के उन्हें अलग अलग तरीके से पनिशमेंट दी जाती है अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन या सीआरपीसी के थ्रू। अब जब बात करते हैं हम सिविल लॉ में, तो सिविल लॉ में एक पार्टी से दूसरे पार्टी से क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको रिजॉल्व करवाया जाता है बिना एफआईआर सब दर्ज किए हुए। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें, एक लैंड रोल और एक रेंट पे रहने वाले अगर किसी पर्सन में, इन दोनों के बीच में अगर कोई फाइल केस होती है, यानी कि दोनों की शिकायतें जब सिविल कोर्ट में या लॉ में सिविल कोर्ट में ले जाया जाता है, तो वहाँ पे यदि किरायादार दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कुछ भी फाइन चार्जेस लगा करके उन्हें उस डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व किया जाता है। जबकि यहाँ पे जो भी क्रिमिनल होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक जेल में सजा दी जाती है या उन पे कुछ जुर्माना लगाया जाता है। जो हमारा सिविल लॉ है वो कोर्ट फ्री रहता है, जबकि जो हमारा क्रिमिनल लॉ उसमें गिल्टी को जेल भिजवा दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान देखें कि यहाँ पे एक्स पर्सन है जो कि एक रेंट पे रहने वाला पर्सन है, और एक वाई पर्सन है जो क्या है, लैंडलॉर्ड यानी कि मकान मालिक है। वाई पर्सन ने सिविल कोर्ट में जाके ये अपील की जो एक्स पर्सन है वो इसका रेंट नहीं दे रहा है, लंबे टाइम से नहीं दे रहा है, और एक्स पर्सन को यदि गिल्टी पाया गया तो यहाँ पे ये सिविल लॉ के सिविल कोर्ट में ये फैसला सुनाया जाएगा कि आप टाइम पहले इनका जो भी रेंट है वो पे करें और रूम खाली कर दें। इस तरीके से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व कराया जाता है। यदि कि मान ले कि यहाँ पे एक एक्स और एक वाई, ये दो पर्सन हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों में डिवोर्स चाहिए, तो ये काम भी कौन करेगा, तो सिविल लॉ करे, सिविल कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, ना कि क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे क्रिमिनल लॉ और जो हमारे सिविल लॉ है उसके अकॉर्डिंग। अब जो अगला जो टॉपिक है हमारा, क्या हर एक पर्सन के लिए कोर्ट एक्सेसिबल है या नहीं। अगर हम बात करें, हमारी कंट्री में हर एक आदमी को ये अधिकार है कि वो कोर्ट में जाकर के अपने न्याय के लिए मांग कर सकता है। यदि हम रियलिटी लाइफ में बात करें तो कोर्ट्स में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें खास करके जितने भी जो गरीब आदमी है तो उनके लिए कोर्ट में जाना क्या है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम पड़ जाता है, जिसमें बहुत सारे पैसे और बहुत सारे समय लग जाते हैं। अगर मान लीजिए कि एक एक्स पर्सन है और वो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उसके लिए कोर्ट जाना क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं और जो पेपर काम होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो पुअर पर्सन है, वे अगर पुअर पर्सन है या जो कि फैमिली पे डिपेंडेंट है या जिनकी जो डेली की आय वाली इनकम है, तो ऐसे लोगों के लिए जो कोर्ट है वो जाना क्या हो जाता है, काफ़ी भारी पड़ जाता है। तो इस चीज़ के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1980 में यानी कि 1980 में एक पीपल इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम की यानी कि PIL की स्थापना की गई, जिसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन PIL दर्ज कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, जो कि यदि तब या जब या तो पब्लिक यानी कि जो आम आदमी उसके राइट्स का यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस हो रहा हो। तो PIL दर्ज करने के लिए जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या आदमी है वो कहाँ अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में एक लेटर के थ्रू क्या कर सकता है, तो PIL दर्ज करवा सकता है। तो ये 1980 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिससे क्या है कि एक तरीके से सहूलियत मिल जाती है कि यदि एक ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर एक पर्सन यानी कि एक एक्स पर्सन जो है वो पुअर पीपल के राइट्स के लिए क्या करता है, एक PIL दर्ज करवाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो उस PIL को जल्द से जल्द दर्ज कर लिया जाता है, जिससे क्या है कि एक जो न्याय है वो जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से जो पुअर पीपल्स हैं उनकी उनका टाइम भी सेव हो जाता है और उनको जो जस्टिस चाहिए होता है वो भी इजीली मिल जाता है। इस चीज़ के लिए क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा PIL के जो इंट्रोड्यूस है वो 1980 में
कराया गया, जिससे कि जो न्याय है वो और भी क्या बना सके, ग्राउंड लेवल तक उसको पहुंचा सके, जिससे पब्लिक का विश्वास हो किसमें, अपने न्यायपालिका पर। अब बात करते हैं कि हमारी कंट्री में जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि हम जब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ किसकी, कोर्ट की, यानी कि जब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी की, क्या इम्पोर्टेंस है जुडिशरी की, तो वो सबसे पहले क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री में ये क्या करता है, एक सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अब किस तरीके से ये एक डेमोक्रेसी में क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्यों, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार मिल जाता है कि यदि कोई भी लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर के द्वारा ऐसा लॉ बनाया जाता है जिसमें एक आदमी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट तुरंत बीच में आ जाता और उस एक्ट को पास होने से रोक देता। यानी कि जुडिशरी के पास ये अधिकार रहता है कि जो भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के द्वारा बिल या एक्ट लाया जा रहा है उसको वो क्या कर सके, चेक कर सके, कहीं वो आम आदमी के अधिकारों का तो हनन नहीं कर रहा है, या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तो हार्म या उसको तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इसलिए डेमोक्रेसी कंट्री में क्या है, तो जो जुडिशरी है उसका बहुत ही एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट है, जब हम बात करें किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, यदि हम बात करें किसकी, तो यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ये काम बन जाता है कि वो हर एक सिटीजन्स के, जितने भी सिटीजन्स हैं उसके फंडामेंटल राइट्स का क्या करे, तो प्रोटेक्शन करे। प्रोटेक्टिंग करना किसका काम बनता है, सुप्रीम कोर्ट का काम बनता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि हम बात करें किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, तो उसका भी प्रोटेक्ट करना किसका काम होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का काम बन जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब जुडिशरी इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस रह करके काम करती है, तो वहाँ पे वो अपनी जो डेमोक्रेटिक कंट्री में वो क्या करती है, एक अपना क्रिटिकल रोल प्ले करती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने कोर्ट्स के बारे में समझा, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स के बारे में समझा कि क्या किस तरीके क्या क्या स्ट्रक्चर है हमारे कोर्ट का, और जो भी इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे हमने क्या किया इस चैप्टर में डिस्कस किया। जैसे कि हमने पहला टॉपिक ये समझा कि रोल क्या है एक जुडिशरी का, फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी किसी भी कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है इसको हमने समझा। किसी भी कंट्री के लिए जुडिशरी इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है, यदि अगर जुडिशरी ही इंडिपेंडेंस रह करके काम नहीं की तो वो किसी भी पब्लिक को जस्टिस नहीं दिला पाएगी। तो इसीलिए हर एक कंट्री में ये ज़रूरी होता है कि जो जुडिशरी है, हमारी जो न्यायपालिका है, वो एक स्वतंत्र रूप से काम करे। फिर हमने इसमें जो हमारा तीसरा टॉपिक था कि हमने स्ट्रक्चर समझा कि भारत में किस तरीके के कोर्ट्स के स्ट्रक्चर है। फिर हमने जो डिफरेंसेस थे ब्रांच के, जैसे कि जब हम बात करें कोर्ट के जो ब्रांचेस थे हमारे क्रिमिनल लॉ और हमारा सिविल लॉ, इसमें हमने क्या क्या डिफरेंसेस थे वो समझा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो PIL है, जो उसका इंट्रोड्यूस 1980 में करवाया गया, वो क्यों करवाया गया ये भी हमने समझा, ताकि हर एक आदमी तक न्याय क्या है तो पहुंचा सके। और फिर हमने समझा कि जो जुडिशरी है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला जो हमारा 6th चैप्टर है, जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाके हम अपना 6th चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।